आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का बेसिक लेक्चर अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप बने रहिए, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो JKSSB है, चाहे वो JKSSB का VLW है, या JKSSB में और भी जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, पटवारी है, उसके लिए ये जो लेक्चर्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनको काफ़ी हाईली डिज़ाइन किया गया है। एक एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है। कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये लेक्चर्स लेते हैं, इनको रिवाइज करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट 100% स्कोर। 100% तो नहीं, लेकिन 90% स्कोर जो है आप वो कर सकते हैं। सो hello everyone, this is MS Manas and I welcome you all to the study plan 2.R. Let's start. तो आज हम शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी जो है मींस पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है कि जैसे कि अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो पॉलिटी जो है उसको सियासत कहा जाता है। पॉलिटिक्स जो है वो वर्ल्ड में हर जगह होती है। पॉलिटिक्स जो है हमारे घर से शुरू होती है और पूरी वर्ल्ड तक फैली हुई है। तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो मीनिंग की, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कंडीशन ऑफ अ बीइंग। कोई भी स्टेट है, स्टेट को हम डिफाइन करेंगे, स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टेट क्या होता है। तो अभी आप ये समझ लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बॉडी जो है उसे हम स्टेट कहते हैं। उसके अलावा देखिए, अब बात हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक सुप्रीम लॉ है। किसी भी कंट्री का ये एक सुप्रीम लॉ होता है जिस कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब इससे बड़ा जो है वो कुछ नहीं होता। उसके अलावा जैसे जैसे लोग बदलते जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है, डायनेमिक होता है। और डायनेमिक का मतलब ये है कि जैसे जैसे इंसानों को ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इवॉल्व या हम कह सकते हैं डायनेमिक होता गया। डायनेमिक मीन्स उसके अंदर चेंज आती गई। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, बेसिक पॉइंट जो है आपको याद होना चाहिए, इस बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये होता है, ये पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? लिमिटिंग द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट, कि जो भी गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है, मतलब उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। कि गवर्नमेंट की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के काम करना, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। या तो ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर आ जाए, गवर्नमेंट के साथ मेजॉरिटी आ जाए, और उसकी वजह से वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहकर काम करना पड़ता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। विच इज़ मेड फॉर द लॉज, और जो किसके बने होते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे लॉज होते हैं, ठीक है, और जिनकी बेस पे एक कंट्री जो है वो गवर्न होती है। तो बात करें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। और इसके अंदर 25 पार्ट्स है, 471 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ऐसे तो अगर हम बात करें तो 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल जो है वो इनके अंदर जो बाकी भी अमेंडमेंट्स और हुई हैं, तो कुल मिला के जो टोटल है वो 470 या 471 के आसपास जो है ये बन जाते हैं। तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो बेसिक अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन तो है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑर्गन्स कितने हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 मेजर ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर वो जगह है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। कानून बनाए जाते हैं, इनको तोड़ा जाता है, ठीक है, XYZ। तो जितना भी कानून बनाने का काम है वो पार्लियामेंट के अंदर होता है। अब पार्लियामेंट के अंदर जो है वो 2 हाउसेस हैं, जैसे कि आप जानते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसके अलावा अगर हम एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो जहाँ से जो हम लॉज बनाते हैं, यहाँ पे हमने लॉज को बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने लॉज को बनाया। अब उनको जब हमने इम्प्लीमेंट करना है
तो वो एग्जीक्यूटिव के पास जाता है। मीन्स जो कंप्लीट अथॉरिटी है, और एग्जीक्यूटिव में कौन है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके अलावा एक जो इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको हम जुडिशियल सिस्टम कहते हैं वहाँ, और जुडिशियल सिस्टम के अंदर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हमने पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स देखे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तीन पार्ट्स देखे। अब हम बात करेंगे वन बाय वन, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी लोकसभा है। तो लेजिस्लेटिव जिसे हम मेकर भी कहते हैं, सो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट के अंदर भी होता है और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आता है। तो पार्लियामेंट के अंदर आपको याद रखना है, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, प्रेसिडेंट आता है, राज्यसभा आता है और लोकसभा आता है, जिसके अंदर लोकसभा के अंदर एमपीज आते हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टू टाइप्स के अंदर डिवाइड है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर एमएलएज और एमसीज आते हैं, ठीक है। टू हाउसेज मीन्स बाइकैमरल। अब हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो टू हाउसेज है, मीन्स बाइकैमरल है। हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, मीन्स इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा हैं, दोनों हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। और अगर जिसके अंदर एक ही हो, या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, उसे हम यूनिकैमरल कहते हैं। जिसके अंदर एक ही हाउस हो उसे हम यूनिकैमरल कहते हैं, और जिसके अंदर दो हाउसेस पाए जाएं उसे हम बाइकैमरल कहते हैं। तो अगर हम बात करें मेंबर्स ऑफ लोकसभा या लोअर हाउस, मेंबर्स ऑफ लोकसभा या लोअर हाउस जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस से जो डिफरेंट स्टेट्स से लोकसभा की तरफ जो इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। जिनको डायरेक्टली पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं, थ्रू इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके वहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं, तो वो डायरेक्ट लोकसभा के अंदर जाते हैं। लेकिन जो दूसरा हाउस है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, वो इनडायरेक्टली आते हैं। वहाँ पे एक एमएलएज जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर को, मतलब उनको चुन के भेजा जाएगा। ये नहीं कि उनके लिए पर्टिकुलर इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि लोग राज्यसभा के मेंबर्स को पीपल जो है वो इलेक्ट नहीं करते, बल्कि वो सिलेक्टेड होते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव जिसे हम इम्प्लीमेंटर कहते हैं, जो लॉज लेजिस्लेटिव बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास होता है। अब हम ये देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे पहला नंबर है प्रेसिडेंट का, दूसरा नंबर है वाइस प्रेसिडेंट का, तीसरा नंबर है किसका, प्राइम मिनिस्टर का, चौथा नंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड फिफ्थ इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सो ये था। और अब हम नीचे देखेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जिनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है, कि मान के चलो कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो 5 साल के लिए बनती है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट है, पीएम है, इलेक्शन जीत के उनके लिए सिर्फ 5 ईयर्स होते हैं, इनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ये जिनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वो होते हैं आईएएस ऑफिसर्स। एक बार जो आईएएस बन गया वो पूरी लाइफ तक, कंप्लीट लाइफ तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमारी गवर्नमेंट के अंदर रहेगा। ये परमानेंट होते हैं। और पॉलिटिकल कौन है, जिनको पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जुडिशियल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए जुडिशरी जो प्रोटेक्टर ऑफ लॉज होता है, अब कोई लॉ बना है, ठीक है, अब लोगों को वो लॉ जो है वो बिल्कुल लोगों के अगेंस्ट है,
तो लोग जो है वो अपनी आवाज़ कहाँ उठाएंगे? तो लोग जो है वो अपनी आवाज़ जुडिशल सिस्टम के अंदर उठाएंगे, जो उन लॉज को प्रोटेक्ट करता है, या कोई लॉज हैं जिनको वायलेट किया जा रहा है, उन लॉज को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? तो वो है हमारा जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं और ट्रिब्यूनल्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे टॉप के ऊपर हमारे इंडियन सिस्टम में सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिवीजन है कोर्ट्स की, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, सिविल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, तो इनके अंदर डिवीजन है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं और कैसे वो डिवाइडेड है। अब हम देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन है, जो कोडिफाइड और कंपाइल्ड है। ठीक है, मतलब जिनको बिल्कुल लिखा गया है, जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बिल्कुल लिखे गए हैं। पहला जो है जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 में लिखा गया, और इसको इन्फोर्स कब किया गया? 1787 में इसको लिखा गया, और 1789 के अंदर इसको इन्फोर्स किया गया। लार्जेस्ट जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूके का है। देखिए अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस की दो आ गई, रिटन और नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन जो है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन जो कोई लिखा हुआ नहीं है, बस लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस लाई जाती हैं, तो वो है हमारा यूके। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूके का है, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का। नेक्स्ट अब देखिए यूके के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यूके जो है, यूके सॉवरेन स्टेट, एक सॉवरेन स्टेट है, इंक्लूडिंग, अब यूके के अंदर कौन कौन आता है? इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, और ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप के अंदर है। अगर आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली पता लग जाएगा। अब ये जो ब्रिटिश आइलैंड है, ये 6000 आइलैंड से बना हुआ है। ठीक है, ऑफ विच द ग्रेट ब्रिटेन इज द लार्जेस्ट। तो इंग्लैंड जो है अ कंट्री विद इन अ यूके, इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड एक कंट्री है जो यूके के अंदर पाई जाती है। तो ये था पहला कि कौन से रिटन है और कौन से नॉट रिटन है। अब है रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल, इसका क्या मतलब है? देखिए रिजिड और फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें तो रिजिड होता है बिल्कुल, रिजिड का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जिसको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कोई भी चेंज ना हो, जिसमें कोई जो है वो चेंज ना ला सके। ठीक है, और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो इजीली चेंज हो जाए। तो अगर हम बात करें तो यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए का जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मतलब इसको चेंज करना इतना इजी नहीं है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स लाना इतना आसान नहीं है। उसी तरीके से अगर हम फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। देखिए रिजिड कैसे है कि जब हमें अगर आप मान के चलें कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो उसके लिए आपको बहुत आपके लिए स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो अगर हमें कोई, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी जो है उसको पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो ये रिजिड हो गया। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें तो अगर हमें कोई सिंपल अमेंडमेंट करनी है तो वो हम इजीली बाय सिंपल मेजॉरिटी के साथ हम उसको अमेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो मतलब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ना ही हार्ड है, मतलब हार्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन अगर हम सिर्फ रिजिड की अगर हम बात करें तो वो यूएसए का है, जिसको हम बहुत डिफ़िकल्ट है उसको अमेंड करना, और फ्लेक्सिबल जिसको हम कभी भी अमेंड कर सकते हैं वो है यूके का। एनेक्टेड और इवॉल्व, नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन की
टाइप है वो है एनेक्टेड और इवॉल्व। इफ़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक टाइम, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर उसको स्पेसिफिक टाइम में बनाया गया हो, मतलब मान के चलो कि जैसे इट इज़ एनेक्टेड, उसे हम क्या कहेंगे, एनेक्टेड कहेंगे। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी जिसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो, एक फिक्स टाइम है कि इतने वक्त में आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो उसे हम कहेंगे एनेक्टेड। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज के अंदर बना, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर बना, तो ये हमारा इनेक्टेड और इवॉल्व है। तो हमारा जो है वो इनेक्टेड भी है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर बना है। अगर इफ़ नॉट मेड बाय द स्पेसिफिक टाइम, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर नहीं बना है, फिक्स टाइम के अंदर नहीं बना है, एंड इवॉल्व टाइम टू टाइम एज पर नीड्स, और इनेक्टेड जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्टेड है लेकिन इसके साथ साथ इवॉल्व भी है। लेकिन जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्टेड नहीं है, मतलब ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, जैसे जैसे लोगों की नीड्स होंगी वैसे वैसे उस यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यूनिटरी एंड फेडरल। तो बात करेंगे हम यूनिटरी और फेडरल की। यूनिटरी एंड फेडरल, देखिए यूनिटरी और फेडरल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। पावर्स जो हैं अगर वो डिवाइड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट देन इट इज़ नोन एज फेडरल। ठीक है, आपने सिंपल डेफिनेशन याद रखनी कि फेडरल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का हो सकता है। तो अब हम पहले देखेंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब भी पावर जो है सेंटर और स्टेट्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो, मतलब कि सेंटर के पास भी पावर है लॉज कानून बनाने की और स्टेट के पास भी पावर है कि वो अपने कानून खुद बना सकता है, जिसमें सेंटर पूछना नहीं है, उसे हम फेडरल कहेंगे। और अगर इफ द पावर इज द सेंट्रल ओनली देन इट इज यूनिटरी। लेकिन अगर पावर जो है वो कंप्लीटली सेंटर के पास है, कि पूरा कंट्रोल जो है पूरी कंट्री का कंट्रोल जो है वो अगर वो सेंटर के पास है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहेंगे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, बिल्कुल कंप्लीटली जो कंट्रोल है वो सेंटर के पास है, बिल्कुल सेंटर के पास है, और हर डिसीजन जो है वो सेंटर लेता है। वो अफ़गानिस्तान में जैसे अभी आप देखेंगे कि कंप्लीट जो पावर है वो तालिबान को शिफ्ट हो गई है, तो इस वजह से वहाँ पे कंप्लीट सेंट्रल मतलब आप कह सकते हैं कि कंप्लीट यूनिटरी वाइज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप जो है कंप्लीटली यूनिटरी वाइज है। बांग्लादेश हो गया या चाइना हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फेडरल की, फेडरल जो है वो यूएसए, ब्राज़ील और इंडिया का है। आप देख सकते हैं कि यूएसए के अंदर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो अपने हिसाब से लॉज जो हैं वो बनाते हैं। ब्राज़ील के अंदर भी ऐसा ही है, इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है कि स्टेट्स जो हैं वो खुद लॉज बना सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो कम्प्लीटली फेडरल नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि क्या हमारी स्टेट्स को अपनी मर्ज़ी से अलग होने की इजाज़त है? नहीं। क्या स्टेट्स जो हैं कोई कानून अगर बना दें, अगर क्या सेंटर जो है उस लॉज़ को रिपील या कंट्रोल नहीं कर सकता? तो कर सकता है। इसका मतलब है कि स्टेट के पास उतनी पावर नहीं है। इसका मतलब है इंडिया जो है वो कंप्लीटली फेडरल नहीं है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट सो फेडरल एज़ कम्पेयर टू यूएसए। यूएसए की तरह हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल नहीं है। व्हेन अ कंट्री इज़ फेडरल इट विल बी डिसाइडेड इन 5 कंडीशन। देखिए कोई भी कंट्री जो है उसको फेडरल तभी कहा जाएगा जब ये 5 चीज़ें जो हैं, वो सेटिस्फाई होंगी। पहली, डिवीजन ऑफ पावर। हाँ, इंडियन सिस्टम के अंदर डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर है, देखिए जैसे आप देखेंगे हमारे पास लिस्ट्स आती हैं जो डिवीजन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन मैक्सिमम पावर जो है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर में भी इक्वालिटी नहीं है। इसका मतलब है ये फेडरल
के एक चीज़ को मतलब वायलेट कर रहा है कि डिवीजन ऑफ पावर तो है भाई। हम फेडरल फेडरल ये दिखा रहे हैं कि फेडरल कोई कंट्री जो है वो फेडरल कब होती है, तो पहला पॉइंट ये है कि वो डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन स्टेट के पास कम पावर है और ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। इसका मतलब ज़्यादा पावर जो है वो यूनिटरी है, ना कि फेडरल है। तो दूसरी जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा पॉइंट कि ड्यूअल पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़, कि ड्यूअल पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ मतलब सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। जी हाँ, बना सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर कोई पॉलिसी जो है वो सेंटर को पसंद नहीं आई तो सेंटर उसे रिपील कर सकता है, उसे ख़त्म कर सकता है, उसे नॉल एंड वाइड करार दे सकता है। उसके अलावा चौथा पॉइंट जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल हमारे इंडियन सिस्टम में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और पांचवा पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये भी सेटिस्फाई करता है कि हमारा जो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी हमारे कोर्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं है। कोर्ट जो है वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होता है। In addition to these, there are many features of our constitution. तो अभी हमने यहाँ पे देखा, तो देखिए अभी हमने ये देखा कि which makes more unitary, so अभी हमने देखा कि जो डिवीजन ऑफ पावर थी, ठीक है, अभी हमने देखा कि रिटन हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर तो है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। ठीक है, एक बात, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में भी ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मतलब इसका ये है कि सेंटर जो है वो पावर जो है अपने पास ज़्यादा रखता है एज़ कंपेयर टू स्टेट्स। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही यूनिटरी है ना ही फेडरल है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नाम दिया गया है क्वासी फेडरल। ओके, तो आपको आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे क्या जाहिर होता है कि हमारा विच मेक्स मोर यूनिटरी वाइज है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि ज़्यादा पावर जो है वो सेंटर रखता है ना कि स्टेट्स। इसीलिए इसका नाम जो है वो क्वासी फेडरल है, मोर यूनिटरी बट फेडरल। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कल हम बात करेंगे बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड कहाँ से शुरू हुआ और इसके पीछे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका आइडिया कहाँ से आया। ठीक है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले, चाहे वो JK SSB के एग्ज़ाम है, VLW है, पटवारी है, कोई भी क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स के बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। बस आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।